का आलम था। रात के पिछले पहर की खामोशी पोर्च में खड़ी इसकी सफेद कार पर चांदनी बनकर उतर रही थी। अरमान ने गाड़ी लॉक की और थके हारे कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ, जहां लाउंज की मदम रोशनी में हिबा सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। इसके मासूम चेहरे पर फैली बेफिक्री अरमान को हमेशा एक अजीब सा सुकून देती थी। हिबा, जो इसके चाचू की इकलौती लाडली बेटी थी, बचपन से ही अरमान के गिर्द एक तितली की तरह मंडलाती आई थी। अभी तक जाग रही हो हिबा? अरमान की आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठी और एक दिलकश मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। आपका इंतजार कर रही थी लाला। अम्मी कह रही थी कि आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। इसने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अपनाइयत से कहा। अरमान ने उसके सर पर हाथ रखा, वही भाइयों वाला प्यार और मान जो बरसों से इनके दरमियान कायम था। घर की दीवारें इस कहके और अपनाइयत की गवाह थी, जो इन दोनों के दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ते की सूरत में मौजूद था। अरमान को कहाँ खबर थी कि जिस मासूमियत की वो ढाल बना फिरता है, इस घर के किसी अंधेरे कोने में इसकी बर्बादी का हाल बुना जा रहा है। हिबा का खिलखिलाता हुआ चेहरा और अरमान का इस पर अंधा एतबार इस वक्त एक ऐसी खूबसूरत हकीकत लग रहा था जिस पर कभी सवाल नहीं आएगा। मगर तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है कि यही खुशियां जल्द ही एक ऐसे तूफान में बदलने वाली थी जो सब कुछ खसो खाकशाक की तरह बहा ले जाता। अगली सुबह जब घर के तमाम अफराद नाश्ते की मेज पर जमा थे, हिबा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। चची ने इसे आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। अरमान, जो अपने ऑफिस फाइल दुरुस्त कर रहा था, तशवीश के आलम में इसके कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि हिबा वॉशरूम में खड़ी बुरी तरह हाँप रही थी और इसे मुसलसल उल्टियां हो रही थी। इसका जर्द पड़ता चेहरा और आंखों के गिर्द पड़े हल्के साफ बता रहे थे कि वो सख्त तकलीफ में है। अरमान ने घबरा कर इसके माथे पर हाथ रखा तो वो पसीने में शराबुर थी और इसका जिस्म ठंडा बर्फ हो रहा था। हिबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो रात तक बिल्कुल ठीक थी। अरमान ने बेचैनी से पूछा। हिबा ने जवाब देना चाहा, मगर नकाहत इस कदर थी कि वो ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही थी। घर वाले इसी आम सी बदहजमी समझकर घरेलू टोटके करने लगे, मगर अरमान का दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। इसने किसी की एक ना सुनी और हिबा को सहारा देकर गाड़ी तक लाया। रास्ते भर हिबा का सर सीट से टिका रहा और वह नीम बेहोशी की हालत में रही, जबकि अरमान तेजी से गाड़ी भगाते हुए इसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि शायद काम के बोझ या पढ़ाई की थकन ने हिबा को निढाल कर दिया है। वो वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकता था कि अस्पताल की दहलीज पार करते ही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई एक धमाके की सूरत इसके सामने आने वाली है। अरमान डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। डॉक्टर हिबा ने हाथ में मौजूद रिपोर्ट से नजरें हटाकर इससे कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठे अरमान साहब। डॉक्टर का लहजा जरूरत से ज्यादा संजीदा था। डॉक्टर, हिबा ठीक तो है ना? इसे इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? कोई इन्फेक्शन है क्या? अरमान ने बेसब्री से सवालात की बौछार कर दी। डॉक्टर ने एक गहरा सांस लिया और रिपोर्ट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हिबा को कोई बीमारी नहीं है अरमान साहब, वो 2 माह से प्रेग्नेंट है। अरमान को लगा जैसे किसी ने इसके कानों में गर्म सीसा उंडेल दिया हो। वो साकित रह गया। क्या क्या बकवास है ये? मेरी कजन है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई। आप होश में तो है ना? अरमान गुस्से से चिल्लाया। मिस्टर अरमान, ये रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, मेडिकल फैक्ट है ये। डॉक्टर ने इसे खामोश करवाते हुए कहा। अरमान के माथे पर पसीना आ गया। इसने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। ये नामुमकिन है, हिबा ऐसी लड़की नहीं है। आप दोबारा चेक करें, किसी और की रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट हिबा की है। बेहतर होगा आप इसे यहाँ से ले जाएं और घर जाकर इससे खुद बात करें। डॉक्टर ने 2 टोक जवाब दिया। अरमान कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें खून आलूद हो रही थी। सामने हिबा बेंच पर बैठी निढाल सी लग रही थी। इसे देखते वो मासूमियत से बोली, लाला, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं घर कब जाऊंगी? अरमान ने इसे एक ऐसी नफरत भरी नजर से देखा कि हिबा का दिल कांप गया। इसने बिना कुछ कहे हिबा का बाजू सख्ती से दबोचा और इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। अरमान ने गाड़ी के टायरों की चिंगाड़ के साथ इसे एक सुनसान बिल्डिंग के सामने रोका। हिबा का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। वो खौफजदा नजरों से अरमान को देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था। अरमान ने गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला
और हिबा का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि इसके मुंह से सिसकी निकल गई। खाला, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? घर चले ना, अबू परेशान हो रहे होंगे। हिबा ने रोते हुए इल्तिजा की। अरमान ने कोई जवाब ना दिया और इसे घसीटता हुआ लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर अपने फ्लैट के अंदर ले आया। अंदर दाखिल होते उसने हिबा को सोफे पर पटक दिया। हिबा फर्श पर गिरते गिरते बची और डरकर एक कोने में सिमट गई। अब बोलो, किसके साथ मुंह काला किया है तुमने? अरमान की आवाज पूरे फ्लैट में गूंजी। हिबा हैरत और सदमे से इसे देखने लगी। लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कॉलेज और घर के अलावा कहीं जाती भी नहीं हूँ। अरमान ने गुस्से से मेज पर पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर मारा, जिसके टुकड़े हिबा के पास आकर गिरे। झूठ मत बोलो हिबा, डॉक्टर ने सब बता दिए। तुम 2 माह से प्रेग्नेंट हो। बताओ वो कौन है जिसने हमारी इज्जत नीलाम की है? हिबा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसका दिमाग सुन हो गया। नहीं लाला, ये झूठ है। डॉक्टर गलत कह रही है। मेरे पेट में तो बस बेचैनी थी। ये बच्चा कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। अल्लाह की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। वो हिस्ट्राई अंदाज में रोने लगी। कसमें मत खाओ, ये बच्चा कोई जादू से नहीं आ जाता। तुमने खानदान की नाक कटवा दी है। चाचू को पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। अरमान ने इसके करीब आया और इसके कंधे झंझोड़ डाले। नाम बताओ इसका, वरना मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। लाला प्लीज मुझे मत मारे, मुझे वाकई कुछ याद नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हिबा अरमान के पैरों में गिर गई। इसकी हिचकियां बंद गई थी। अरमान ने इसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। तुम्हें लग रहा है कि तुम रोकर बच जाओगी। जब तक तुम ये सच नहीं बोलोगी तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। मैंने अपनी इज्जत बचाने का फैसला कर लिया, लेकिन तुम्हारी सजा भी बाकी है। वो बाहर हॉल में आकर हाँफने लगा। इसके जहन में हजारों सवाल थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को बड़गलाया, जबकि हिबा अंदर कमरे में बंद अपनी बेगुनाही पर आंसू बहा रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या होलनाक मजाक हुआ है। अरमान फ्लैट की बालकनी में खड़ा तैश में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इसका दिमाग फटने को हो रहा था। खानदान की इज्जत, चाचू का मान और वो बरसों का एतबार सब एक पल में राख हो गया। इसने लड़ते हाथों से फोन निकाला और अपने सबसे करीबी दोस्त जाहिद का नंबर मिलाया। जाहिद, अभी के अभी एक मौलवी और 2 भरोसेमंद गवाहों का बंदोबस्त करो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरमान की आवाज पाट थी। जाहिद हैरान रह गया। अरमान, खैर तो है, इस वक्त मौलवी क्यों? क्या करने जा रहे हो तुम? सवाल मत करो जाहिद, बस जो कह रहा हूं वो करो। आधे घंटे में मेरे फ्लैट पर पहुंचो, वरना मैं खुद को या किसी और को खत्म कर दूंगा। अरमान ने फोन काट दिया और दोबारा इसके कमरे का रुख किया, जहां हिबा फर्श पर ढेर पड़ी सिसकियां भर रही थी। इसने दरवाजा खोला तो हिबा ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की। लाला, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोली। अरमान ने इससे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और इसके चेहरे के करीब झुककर गुस्से से फनकारा। अब मैं तुम्हारा लाला नहीं रहा हिबा, आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि इस हराम के बच्चे को मेरा नाम मिल सके और खानदान का जनाजा निकलने से बच जाए। हिबा की आंखें फट गई। निकाह? लाला, आप मुझसे शादी करेंगे? लेकिन मैंने तो कुछ। खामोश, एक लफ्ज और मत बोलना। अरमान ने इसे झंझोड़ दिया। ये निकाह तुम्हारे लिए कोई नेमत नहीं बल्कि एक उम्र भर की कैद होगी। मैं तुम्हें वो अजियत दूंगा कि तुम मौत की दुआएं मांगोगी। जिसने भी तुम्हारे साथ ये मुंह काला किया इसका गुनाह तुम भुगतोगी। थोड़ी देर बाद जाहिद, मौलवी साहब और 2 गवाह पहुंच गए। हिबा का पूरा वजूद कांप रहा था। मौलवी साहब ने अरमान का नाम लेकर निकाह पढ़ाना शुरू किया तो हिबा की आवाज हलक में फंस गई। हिबा बेटी, क्या आपको अरमान वल्द अहमद के साथ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर हिबा ने रोती हुई नजरों से अरमान को देखा, जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थी। अरमान ने खामोशी से उसे घूरा, जैसे कह रहा हो कि ये इनकार की जुर्रत भी मत करना। हिबा ने टूटे हुए लहजे में 3 बार कबूले कहा और दस्तखत कर दिए। निकाहनामे पर स्याही नहीं बल्कि हिबा की जिंदगी के तमाम रंग बिखर चुके थे। जैसे मौलवी साहब और गवाह रुखसत हुए, अरमान ने जाहिद को बाहर छोड़ा और वापस आकर फ्लैट का मेन गेट जोर से बंद किया। इसने हिबा की तरफ कदम बढ़ाया तो इसके चेहरे पर वो वहशत थी जिसे देखकर हिबा की रूह फना होने लगी। अब बताओ हिबा बेटी, अब तो हम मियाँ बीवी हैं, अब तो सच उगल दो कि वो कौन था। अरमान का लहजा इतना जहरीला था कि हिबा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई।
दरके साहे गहरे होते फ्लैट के अंदर की फजा बोझल और खौफनाक थी। अरमान ने गुस्से में बिखरे हुए शेर की तरह हिबा की तरफ कदम बढ़ाए और अलमारी से एक रस्सी निकालकर इसके हाथ की कुर्सी की पुश्त से सख्ती से बांध दिए। हिबा की कलाइयां रस्सी की रगड़ से सुर्ख होने लगी और वह दर्द से बिलबिला उठी। लाला, खुदा के लिए ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। इसने हिचकियां लेते हुए इल्तिजा की, लेकिन अरमान के सर पर इस वक्त खून सवार था। इसने हिबा के सामने कुर्सी घसीटी और इस पर बैठकर इसके चेहरे को बालों से पकड़कर पीछे की तरफ झटका दिया। अभी भी वक्त है हिबा, सच बोल दो, वो कौन था जिसने मेरी गैरत का जनाजा निकाला? क्या वो तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का था या कोई बाहर वाला? तुमने इसे घर में बुलाया था या तुम कहीं बाहर मिले थे? अरमान की आवाज में ऐसी वहशत थी कि हिबा का पूरा वजूद लर्ज रहा था। वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। इसे वाकई कुछ याद नहीं था कि इसके साथ कब और कैसे ये सब हुआ। अरमान ने जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही तो इसने गुस्से में इसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। कभी इसे ज़हनी तौर पर मफलूज करने वाले ताने देता और कभी इसके माजी के किरदार पर कीचड़ उछालता। पूरी रात हिबा इस कैद में सिसकती रही। इसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और जिस्म निढाल हो चुका था, मगर अरमान किसी पागल शख्स की तरह बार बार वही सवाल दोहरा रहा था। इसने हिबा को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। इसका जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि इसे हिबा की मासूमियत पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो हिबा नीम बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधी हुई थी और अरमान फर्श पर बैठा इसे नफरत भरी नजरों से घूर रहा था, जैसे वो अभी भी इसके अंदर छुपे किसी मुजरिम को ढूंढ रहा हो। सूरज की पहली किरण फ्लैट की खिड़की से अंदर आई तो हिबा के चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी इसके आंसुओं को मजीद नुमाया कर रही थी। अरमान झटके से उठा और इसके बंधे हुए हाथ खोले। रस्सी खुलते हिबा के निढाल बाजू नीचे गिर गए और वो कुर्सी से फर्श पर ढेर हो गई। अरमान ने इसे सहारा देने के बजाय इसके सामने खड़े होकर सर्द लहजे में कहा, उठो हिबा, ये तमाशा खत्म करो, अब अगला मरहला शुरू होता है। हिबा ने बामुश्किल आंखें खोली और अरमान के पैरों की तरफ देखकर लड़ते हुए पूछा, लाला, अब आप क्या करेंगे? क्या मुझे जान से मार देंगे? अरमान ने एक तल्ख हंसी हंसी और उसके करीब झुककर बोला, मारना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो जीना है ताकि तुम तड़प सको, लेकिन ये गुनाह का बीज जो तुम्हारे अंदर पल रहा है, मैं इसे दुनिया में नहीं आने दूंगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अभी हम क्लिनिक जाएंगे और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हिबा ने जैसे ये सुना इसके अंदर की माँ जाग उठी। वो तड़प कर अरमान के पांव से लिपट गई और जारो के तार रोने लगी। नहीं लाला, ऐसा मत करें, ये जानलेवा गुनाह होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है? मुझे मार दे मगर इसे कुछ ना कहें। अरमान ने गुस्से से अपना पांव छुड़ाया और इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। गैरत की बात मत करो हिबा, जिसने ये गुनाह किया है इस वक्त तुम्हें मासूमियत याद नहीं आई। अब ये बच्चा नहीं रहेगा, यही मेरा फैसला है। इसने जबरदस्ती हिबा को कमरे से निकाला और उसे गाड़ी में लाकर पटक दिया। हिबा का पूरा वजूद लर्ज रहा था। इसे लग रहा था कि अरमान सिर्फ इसके जिस्म को नहीं बल्कि इसकी रूह को भी खत्म करने पर तुला हुआ है, जबकि अरमान के ज़हन में सिर्फ ये बात गर्दिश कर रही थी कि इस निशान को मिटाए बगैर वो कभी सुकून की सांस नहीं ले सकेगा। अरमान ने गुस्से से भरे कदमों के साथ हिबा को एक छोटे से निजी क्लिनिक के अंदर धकेला। हिबा की हालत गैर थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कर्ब की लकीरें साफ वाज़ेह थी। अरमान ने काउंटर पर मौजूद नर्स से बदतमीजी के लहजे में डॉक्टर से मिलने का कहा। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर के कमरे में पहुंचे तो वहां मौजूद लेडी डॉक्टर ने हिबा के जर्द चेहरे और इसकी कलाइयों पर रस्सियों के नीले निशानात को एक गहरी नजर से देखा। अरमान ने कुर्सी पर बैठते ही किसी तमहीद के बगैर कहा, डॉक्टर, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप भी इसका अबॉर्शन करें और हमें फारिग करें। डॉक्टर ने अरमान की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी और फिर हिबा की तरफ मुतवज्जो हुई, जो एक बुत की तरह कुर्सी पर जमी हुई थी। बाहर बैठे आप, मुझे पहले मरीजा का मुआयना करना है, डॉक्टर ने अरमान को सख्ती से कहा। अरमान बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया तो डॉक्टर ने हिबा का हाथ थामा। इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। बेटी, क्या ये तुम्हारी मर्जी है? तुम्हारे जिस्म पर ये निशानात कैसे आए? डॉक्टर के लहजे में मौजूद नरमी ने हिबा के जब्त के बंधन तोड़ दिए और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे सिसकते हुए बताया कि इसे कुछ नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। वो तो बस एक रात बेहोश हुई थी और जब उठी तो इसे लगा कि वो बीमार है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने इसे
मुजरिम बना दिया। डॉक्टर ने तजर्बाकार नजरों से हिबा का मुआयना किया और फिर अरमान को अंदर बुलाया। देखिए मिस्टर अरमान, हिबा की हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन किया जा सके। इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिरा हुआ है और वो शदीद सदमे में। अगर मैंने अभी कुछ किया तो इसकी जान जा सकती है। डॉक्टर ने अरमान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अरमान गुस्से से तिलमिला उठा। तो क्या मैं इसे ऐसे घर ले जाऊं? लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर ने मेज पर हाथ रखकर इसे टोका। लोगों को छोड़े। क्या आपने कभी यह सोचा कि जिस लड़की पर आप तशद्दुद कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद एक शिकार हो? इसके जिस्म के टेस्ट और इसकी ज़हनी हालत बताती है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। इसे शायद किसी ने नशा आवर चीज दी थी। अरमान की तेवरियां चढ़ गई। इसे डॉक्टर की बातें कहानी लग रही थी, मगर डॉक्टर के इन अल्फाज ने इसके दिमाग में शक का एक नया दरवाजा खोल दिया था। वो खामोशी से हिबा को लेकर वहां से निकल आया, मगर अब इसके गुस्से में एक अजीब सी उलझन शामिल हो चुकी थी कि क्या वाकई हिबा बेगुनाह हो सकती है। घर में क्यामत का मंजर था। हिबा के वालिद बदहवासी के आलम में अरमान के एक घर दाखिल हुए, जहां ताया अबू पहले ही परेशानी में टहल रहे थे। भाई साहब, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही। कॉलेज से वापसी का वक्त गुजर गया और अरमान का फोन भी बंद जा रहा है। चाचू ने कपकपाते लहजे में कहा। तायाबू ने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इनका अपना दिल डूब रहा था। इसी दौरान अरमान का फोन ऑन हुआ और तायाबू ने फौरन नंबर मिलाया। अरमान, तुम कहाँ हो? और हिबा तुम्हारे साथ है? इसके बाप की हालत देखो, तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? तायाबू की आवाज गुस्से और फिक्र से भरी हुई थी। अरमान ने दूसरी तरफ से एक लंबा सांस लिया। इसकी आवाज में एक अजीब सी बेजारी और सख्ती थी। अब्बू, हम ठीक है, लेकिन हम अभी घर नहीं आ सकते। मैंने और हिबा ने निकाह कर लिया। अरमान ने इस जुमले ने फोन के दोनों तरफ सन्नाटा तारी कर दिया। चाचू के हाथ से तस्बीह गिर गई और तायाबू सदमे से कुर्सी पर बैठ गए। ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? होश में तो हो। हिबा तुम्हारी बहनों जैसी कजन है, तुमने इसे भगाकर निकाह किया। तायाबू चिल्लाए। अरमान ने हिबा की सस्कियां सुनी जो पास ही बैठी थी और फिर स्पार्ट लहजे में बोला, हमें एक दूसरे की पसंद का एहसास हुआ तो हमने फैसला कर लिया। हम अभी अपने फ्लैट पर हैं और फिलहाल सामने नहीं आना चाहते। चाचू ने फोन झपट कर चीखना शुरू कर दिया। हिबा मेरी लाडली, तूने क्या किया? क्या तेरे बाप की इज्जत इतनी सस्ती थी? हिबा कुछ बोलना चाहती थी कि वो बेगुनाह है, वो तो अरमान की कैद में है, लेकिन अरमान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश करवा दिया। अरमान ने फोन काट दिया और दीवार से सर टिका लिया। इसे पता था कि इस झूठ ने इसे अपने खानदान की नजर में गिरा दी है, लेकिन हिबा के इस गुनाह को छुपाने का इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर वाले अब इनके दुश्मन बन चुके थे और अरमान का दिल हिबा के लिए मजीद सख्त हो गया था, जिसकी वजह से इसे अपने प्यारों से झूठ बोलना पड़ा और अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी। अरमान के फ्लैट का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला तो सामने तायाबू और चाचू गुस्से से भरे खड़े थे। चाचू का चेहरा आंसू और कर्ब से बिगड़ा हुआ था। इन्होंने कमरे में दाखिल होते ही सामने खड़ी हिबा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। बेगैरत लड़की, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था कि तू हमारी पगड़ियां उछाल देगी? चाचू की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। हिबा फर्श पर गिर पड़ी। इसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर अपने बाप को हकीकत बता सके कि इसका निकाह किस हाल में हुआ है। तायाबू ने अरमान का गिरबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए बोले, अरमान, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो मेरा फख्र था। तूने अपने चचा की इज्जत पर हाथ डालते हुए एक बार भी नहीं सोचा। अरमान खामोश रहा। इसकी आंखें सुर्ख थी, लेकिन इसने सच नहीं बताया, क्योंकि सच बताने का मतलब हिबा के इस बच्चे की हकीकत खोलना था, जिससे खानदान की रही सही साख भी मिट जानी थी। अब वो जो होना था हो गया। हमने निकाह कर लिया और अब हम साथ ही रहेंगे, अरमान ने स्पार्ट लहजे में कहा। चाचू ने नफरत से हिबा की तरफ देखा और लड़ते हुए बोले, आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। तू मेरे लिए मर गई हिबा। आज के बाद इस घर की दहलीज मत चढ़ना। तायाबू ने भी अरमान को धुतकार दिया। और तू भी सुन ले अरमान, अगर तुझे ये औरत इतनी प्यारी है तो अब इसी के साथ रहे। मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों पर हमेशा के लिए बंद है। जब वो दोनों गुस्से और सदमे में वहां से निकले तो हिबा वहीं फर्श पर बैठी बैन कर रही थी। इसे लग रहा था कि इसके अपनों ने इसे जिंदा दरगोर कर दिया है। अरमान ने मुड़कर इसे देखा भी नहीं और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब वो दोनों एक ही छत तले, मगर इनके दरमियान खामोशी और नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे गिराना नामुमकिन लग रहा था। फ्लैट की चार दीवारी अब हिबा के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी। अरमान ने इसे एक छोटे से कमरे में मुंतकिल कर दिया, जहां ना तो पंखा ठीक से चलता था और ना ही सुकून का कोई सामान था।
वो सारा दिन बावर्ची खाने में बर्तन धोने और सफाई करने में गुजारती, जबकि अरमान इसे इंसान समझने की बजाय एक गुनहगार की तरह डील करता। खाना मेज पर रख दिया है, हिबा ने नहीफ आवाज में कहा तो अरमान ने गुस्से से घूरा। तुम्हारे हाथ का खाना हलक से नीचे नहीं उतरता, इस बदकारी की बू आती है तुम्हारे वजूद से। अरमान ने इन जहरीले लफ्जों ने हिबा का कलेजा छलनी कर दिया। इसकी तबीयत हमल की वजह से बिगड़ती जा रही थी। इसे बार बार चक्कर आते और जी मतलाता, मगर अरमान ने इसे डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, इसे एक गिलास पानी देना भी गवारा ना किया। एक दोपहर जब हिबा फर्श पर पोंछा लगा रही थी तो इसे शदीद चक्कर आया और वह दीवार से जा टकराई। अरमान वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसने एक लम्हे के लिए नजर उठाकर इसे देखा और फिर बेरुखी से बोला, ये ड्रामे बंद करो हिबा, ये सब तुम्हारे अपने गुनाहों का बोझ है जो अब तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। हिबा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। इसे भूख लगी थी मगर किचन में इसके लिए कुछ नहीं बचा था। वो वहीं ठंडे फर्श पर बैठकर सिसकने लगी। इसे रह रहकर अपने बाप के वो अल्फाज याद आ रहे थे जब इन्होंने इसे आग किया था। अरमान का दिल पत्थर हो चुका था। वो हिबा की हर तकलीफ को इसके मुंह काला करने की सजा समझ रहा था। इसे जरा भी एहसास नहीं था कि वो जिस लड़की को जलील कर रहा है वो शायद खुद इस जुल्म की सबसे बड़ी शिकार है। हिबा से अब ये जिल्लत मजीद बर्दाश्त न हुई। वो लड़खड़ाते कदमों से अरमान के करीब आई और धप से फर्श पर बैठकर इसके घुटने पकड़ लिए। अरमान लाला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। आप मुझे मार डालें, मुझे जहर दे दें, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बदकिरदार मत कहें। इसकी आवाज हिचकियों में दब रही थी। अरमान ने हकारत से इसे अपना पैर छुड़ाना चाहा मगर हिबा ने गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे वाकई कुछ याद नहीं लाला। इस रात मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी। बस इतना याद है कि किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबाया था और फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा शायद मुझे गर्मी लग गई है या मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो चुकी है। अरमान ने एक जोरदार कहका लगाया जो किसी के भी दिल को चीर देता। वाह हिबा, क्या कहानी गढ़ी है। फिल्मी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दो। तुम्हें होश नहीं था और 2 माह गुजर गए और तुम्हें पता भी न चला। इसने हिबा का चेहरा बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और इसकी आंखों में झांका। तुम्हारे आंसू मुझ पर असर नहीं करते। तुमने अपनी हवस के लिए हमारी गैरत बेची और अब अपनी बेगुनाही का ढोंग रचा रही हो। हिबा ने तड़प कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह गवाह है, मैंने किसी को नहीं छुआ। अरमान ने इसे जोर से धक्का दिया जिससे इसका सर मेज के कोने से जा टकराया। अपने नापाक मुंह से अल्लाह का नाम मत लो। तुम जैसी लड़कियां पूरे खानदान के माथे पर कलंक का टीका होती हैं। घर से अगर तुमने ये सफाइयां देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस फ्लैट से भी निकाल दूंगा, फिर जाकर सड़कों पर ठोकरें खाना। हिबा वहीं माथे से रस्ता खून पूंछते हुए साकित रह गई। इसे समझ आ गया था कि अरमान का दिल पत्थर बन चुका है और अब इसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी मुआवजे की जरूरत है। खानदानी वकार का भरम रखने के लिए अरमान ने फैसला किया कि वो हिबा को दूर के एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में साथ लेकर जाएगा ताकि किसी को इनके बिगड़े हुए हालात का अंदाजा ना हो सके। अरमान ने सख्ती से इसे हदायत की, शादी में मेरे साथ ऐसे रहना जैसे हम खुश हैं। अगर तुम्हारे चेहरे से जरा भी दुख छलका तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। हिबा ने खामोशी से सर झुका लिया और एक भारी सा सूट पहनकर अरमान के साथ हॉल में दाखिल हुई। वहां खानदान के तमाम लोग मौजूद थे जिनकी चुभती हुई नजरें हिबा का पीछा कर रही थी। इसी दौरान फूफो का बेटा अदील, जो अपनी खुश लिबासी और मुहज़्ज़ब अंदाज के लिए मशहूर था, मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ बढ़ा। अरे अरमान भाई, कैसी है नई जिंदगी? हिबा कैसी हो तुम? अदील की आवाज सुनते हिबा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और इसका पूरा वजूद बुरी तरह थर थर कांपने लगा। इसके जहन में धुंधली सी यादें उभरने लगी। वही आवाज, वही मखसूस परफ्यूम की खुशबू जो इससे इस मनहूस रात इसने महसूस की थी। हिबा का सांस उखड़ने लगा और इसने बेख्तियार अरमान का बाजू सख्ती से थाम लिया। अरमान ने इसकी कपकपाहट महसूस की और हैरत से इसे देखा, मगर हिबा की नजरें सामने खड़े अदील पर जमी थी जो एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। क्या हुआ हिबा, लगता है तबीयत ज्यादा खराब है? अदील ने तंजिया लहजे में कहा तो हिबा की आंखों में वहशत उतर आई। अरमान को पहली बार एहसास हुआ कि जब ये खौफ आम नहीं है। वो दिल को देखकर इससे सहमी हुई थी जैसे किसी शिकारी को देखकर कोई मासूम परिंदा सहम जाता है। अरमान ने अदील से सर्द मेरी से हाथ मिलाया और हिबा को लेकर एक तरफ हो गया, मगर इसके दिमाग में शक का एक कांटा चुभ गया कि आखिर अदील की मौजूदगी हिबा को इतना बेचैन क्यों कर रही है।
अरमान किसी काम से जरा दूर हुआ तो अदील ने मौका गनीमत जाना और बड़ी होशियारी से हिबा के करीब आकर खड़ा हो गया, जैसे वो महज हालचाल पूछ रहा हो। कैसी हो हिबा? सुना है अरमान भाई बहुत गुस्से में रहते हैं आजकल। अदील ने झुककर निहायत पस्त आवाज में इसके कान के पास कहा। हिबा का सांस हलक में अटक गया और इसने खौफ से आंखें मीच ली। अदील का लहजा अब जहरीला हो चुका था। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, अपनी जुबान बंद रखना, वरना याद रखना तुम्हारे बूढ़े बाप का दिल इतना मजबूत नहीं कि वो तुम्हारी मजीद बदनामी सह सके। अगर तुमने अरमान को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं इसे जीते जी मार दूंगा। हिबा के कदमों तले से जमीन निकल गई। इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बाप की जिंदगी अजीज थी। वो वहीं निढाल होकर एक कुर्सी पर बैठ गई और इसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरमान जो दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था, इसकी नजरें मुसलसल इन दोनों पर थी। इसने नोट किया कि अदील के करीब आते हिबा के चेहरे के तासुरात कैसे बदले थे और अदील के जाने के बाद वो कैसे साकित हो गई थी। अरमान के सीने में शक की आग भड़क उठी। इससे महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि अदील की आंखों में हिबा के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि एक फातिहाना वहशत थी। अरमान ने फौरन हिबा का हाथ पकड़ा और इसे तकरीब से बाहर ले आया। क्या कहा इसने तुम्हें? अरमान ने पार्किंग में पहुंचते इसे दीवार से लगाकर पूछा। हिबा ने सिसकते हुए सर झुका लिया। कुछ नहीं लाला, वो तो बस खैरियत पूछ रहे थे। अरमान ने गुस्से से इसका बाजू मरोड़ा। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम इससे खौफजदा हो। हिबा खामोश रही। इसे अदील की धमकी याद आ रही थी, मगर अरमान के ज़हन में अब अदील का नाम एक मुजरिम के तौर पर नक्श होने लगा था। फ्लैट पर वापसी का सफर इंतहाई पुरस्कार खामोशी में कटा। अरमान का पूरा ध्यान ड्राइविंग से ज्यादा हिबा के लड़ते हुए हाथों पर था, जो बार बार अपने दुपट्टे में छुपा रही थी। घर पहुंचते अरमान ने हिबा को कमरे में जाने का इशारा किया और खुद लाउंज में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। इसे एहसास हो रहा था कि हिबा का खौफ कोई आम डर नहीं बल्कि किसी गहरे सदमे का अक्स है जो अदील को देखकर ताजा हो गया था। रात की किसी पहर जब थकन और ज़हनी दबाव की वजह से सोफे पर नींद बेहोशी की हालत में सो गई, अरमान दबे कदमों इसके पास आया। इसकी नजर मेज पर पड़े हिबा के फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन एक नोटिफिकेशन से रोशन हुई थी। अरमान ने लड़ते हाथों से फोन उठाया। पासवर्ड ना होने की वजह से मैसेज स्क्रीन पर वाज़ेह था। वो दिल का मैसेज था जिसमें लिखा था, हिबा अपनी औकात में रहना। अरमान को कुछ बताने की हमाकत की तो तुम्हारे बाप की लाश तुम्हारे घर पहुंचेगी। खामोश रहोगी तो बची रहोगी। अरमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। गुस्से की एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो जैसे अपनी और खानदान की बदनामी का बायस समझकर हिबा को अज़ियत दे रहा था। वो तो खुद एक दरिंदे के चंगल में फंसी हुई थी। अरमान ने फौरन वापस मेज पर रखा और हिबा के मासूम मगर जर्द चेहरे को देखा, जो नींद में भी सिसकियां भर रही थी। इससे अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई कि इसने एक मजलूम लड़की पर कितना जुल्म किया था, जबकि असल मुजरिम तो इनके अपने खून में छुपा हुआ सांप था। अरमान ने मुठियां भींच ली। अब इसके शक की जगह एक होलनाक यकीन ने ले ली थी और इसके दिल में हिबा के लिए नफरत का ठाठे मारता समुंदर अचानक पछतावे की लहरों में बदलने लगा था। फ्लैट के दरो दीवार अरमान को अपनी तरफ लपकते महसूस हो रहे थे। वो सारी रात कुर्सी पर बैठा खुद को मलामत करता रहा। इससे हिबा की वो एक सिसकी याद आ रही थी जब वो इसके पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की कस्में खाती थी और वो इसे बालों से पकड़कर झटक देता था। या अल्लाह, मैंने एक मासूम लड़की पर कितना जुल्म किया। अरमान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए सोचा। इसे अपनी जात से घिन आने लगी थी। इसे याद आया कि कैसे इसने हिबा को रस्सियों से बांधा था, कैसे इसे भूखा रखा और कैसे इसे बदकार कहकर पुकारा था। अरमान का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो उठकर हिबा के कमरे के पास गया और इसे फर्श पर सोता देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे मुठियां भींच ली। अब इसका मकसद सिर्फ हिबा से माफी मांगना नहीं था, बल्कि इस दरिंदे अदील को इसकी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना था। अरमान ने तहैया कर लिया कि वो खामोशी से अदील के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे करेगा कि वो खानदान और कानून के सामने सर उठाने के काबिल न रहे, क्योंकि अदील सिर्फ एक मुजरिम नहीं था बल्कि उसने अरमान के हाथों इसकी अपनी मोहब्बत और इज्जत को पामाल करवाया था। अरमान ने अगले चंद दिन अदील की निगरानी शुरू कर दी। वो ऑफिस जाने के बहाने अदील के ठिकानों पर नजर रखने लगा। एक शाम इसे पता चला कि अदील अपने दोस्तों के साथ इसी फार्म हाउस पर जा रहा है जहां वो अक्सर पार्टियां करता था। अरमान ने छुपकर वहां का रुख किया और दीवार के पीछे से इनकी बातें सुनने लगा। अदील नशे की हालत में अपने दोस्तों को फख्र से बता रहा था कि कैसे इसने एक मासूम चिड़िया को अपने जाल में फंसाया
और नशा देकर इसकी जिंदगी बर्बाद की और अब वो इसके शौहर के हाथों जलील हो रही है। अरमान के पास इस वक्त मोबाइल फोन था। इसने फौरन कैमरा ऑन किया और इस एतराफ की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अदील की हर हंसी अरमान के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। इससे लग रहा था कि वो भी जाकर अदील का गला दबा दे, मगर वो जानता था कि इसे जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है ताकि हिबा की बेगुनाही सबके सामने आ सके। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अरमान खामोशी से फ्लैट पर वापस आया। इसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। इसने कैमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि हिबा अंधेरे में बैठी दीवार से सर टिकाए रो रही थी। अरमान ने पहली बार इससे नफरत से नहीं बल्कि इतनी गहरी मोहब्बत और दुख से देखा कि हिबा सहम कर खड़ी हो गई। लाला, मुझसे कोई गलती हो गई? हिबा ने डरते डरते पूछा। इससे आदत हो गई थी कि अरमान जब भी इसके करीब आता था तो कोई ना कोई अजियत ही देता था। अरमान ने बिना कुछ कहे हिबा का हाथ थामा और इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हिबा साकित रह गई। इसे लगा शायद ये कोई नया ख्वाब है या अरमान इससे मारने का कोई नया तरीका ढूंढ रहा है। मुझे माफ कर दो हिबा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अरमान की आवाज में सिसकियां थी जो हिबा के कंधे पर गिर रही थी। हिबा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका सख्त गिर शौहर आज इसके सामने टूटकर रो रहा है। अरमान ने हिबा को सोफे पर बिठाया और इसके सामने फर्श पर बैठ गया, वही जगह जहां हिबा अक्सर बैठकर माफी मांगती थी। मैंने देख लिया हिबा, मुझे पता चल गया कि वो दरिंदा अदील था, अरमान ने कांपते लहजे में कहा और वो इसे वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर हिबा के हाथों से फोन गिर गया और वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे बरसों का हबस आंसुओं की सूरत में निकल रहा हो। अरमान ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए और इन पर अपने लब रख दिए। मैं वादा करता हूं मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें वो मुकाम देना है जो मैंने तुमसे छीना है। तुम गुनहगार नहीं हो, तुम तो मेरी वो इज्जत हो जिसकी हिफाजत मैं नहीं कर सका। अरमान की आंखों में अब हिबा के लिए एहतराम और मोहब्बत की ऐसी चमक थी जो हिबा ने पहले कभी नहीं देखी थी। हिबा को पहली बार महसूस हुआ कि इसके सर पर अरमान की छतरी तान दी गई है और अब वो तन्हा नहीं है। अरमान ने फैसला किया कि वो अब हिबा को किसी नौकरानी की तरह नहीं बल्कि अपनी बीवी की तरह रखेगा। इसने किचन में जाकर अपने हाथों से हिबा के लिए खाना तैयार किया और इसे जबरदस्ती खिलाया। तुम्हारी तबीयत खराब है हिबा, तुम्हें अपना और इस बच्चे का ख्याल रखना होगा, अरमान ने नरमी से कहा। हिबा ने हैरत से अरमान को देखा। लाला, आप तो इस बच्चे को मारना चाहते थे। अरमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं पागल था हिबा, मुझे नहीं पता था कि बच्चा तुम्हारी मजलूमियत की निशानी है। अब ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, इससे मेरा नाम मिलेगा और मैं इसे वही प्यार दूंगा जो एक बाप देता है। अरमान ने इस दफा हिबा को तैयार होने का कहा और इसे एक अच्छे अस्पताल ले गया जहां इसने बेहतरीन डॉक्टर से हिबा का मुआयना करवाया। अरमान का बदला हुआ रवैया हिबा के जख्मों पर मरहम की तरह काम कर रहा था, मगर अरमान जानता था कि अभी सबसे बड़ा मार्का बाकी है। इससे भी पूरे खानदान के सामने अदील का असल चेहरा बेनकाब करना था। अरमान ने फैसला कर लिया था कि अब वो हिबा को मजीद छुपा कर नहीं रखेगा और ना इसकी बेगुनाही का सबूत किसी कमरे तक महदूद रहेगा। इसने हिबा को एक नफीस जोड़ा पहनने को दिया और खुद भी तैयार होकर इससे साथ लिया। हिबा के चेहरे पर अभी भी खौफ के साए थे। अरमान, वहां सब होंगे, अब्बू मुझसे बात भी नहीं करेंगे, हिबा ने लड़ते हुए कहा। अरमान ने इसका हाथ मजबूती से थामा और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का सूरज तुम्हारी बेगुनाही की गवाही देगा। अरमान हिबा को लेकर सीधा चाचू के घर पहुंचा जहां इत्तेफाक से फूफो, अदील और तायाबू भी मौजूद थे। जैसे अरमान और हिबा लाउंज में दाखिल हुए, चाचू गुस्से से खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि इस लड़की की शक्ल भी मत दिखाना। मुझे चाचू की आवाज में नफरत थी। फूफो ने भी तंजिया नजरों से हिबा को देखा और बोली, देखो तो जरा, इतनी बेशर्मी कि अब भी सर उठाकर घूम रही है। अदील जो सोफे पर बैठा जूस पी रहा था अरमान को देखकर हड़बड़ा गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली। अरमान ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से जेब से अपना फोन निकाला और इसे सेंट्रल टेबल पर रख दिया। आज मैं यहाँ अपनी बीवी की सफाई देने नहीं बल्कि इसके घर के असल सांप का चेहरा दिखाने आया हूँ, अरमान ने बुलंद आवाज में कहा और वीडियो प्ले कर दी। चाचू अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाते कदमों से हिबा की तरफ बढ़े। इनकी आंखों से आंसू रवा थे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। चाचू ने हिबा का सर अपने सीने से लगा लिया। हिबा जो बरसों से इस लम्स के लिए तरस रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। तायाबू ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा, इनकी आंखें भी नम थी। अरमान बेटा, तुमने अपनी गैरत का सबूत दिया है।
हम सब गुनहगार हैं जो इस मासूम को तड़पाते रहे। अरमान ने अदील की तरफ इशारा किया। अब्बू, इसका फैसला पुलिस करेगी, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इस दौरान फूफो ने दहाई देना शुरू कर दी कि इनका बेटा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अरमान का इरादा पत्थर की तरह सख्त था। अदील को पुलिस ले गई, मगर घर में अभी भी शोक का आलम था। फूफो रो रो कर सबको कोस रही थी कि इनके बेटे के साथ ज्यादती हुई है। इस वक्त अदील की बहन अरमान की दूसरी कजन रोती हुई हॉल में दाखिल हुई। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह सहमी हुई थी। अम्मी, बचाएं मुझे, बाहर कुछ लड़कों ने मेरी गाड़ी रोकी और जबरदस्ती। इसकी आवाज हिचकियों में दब गई। सब साकित रह गए। अदील ने जो बीज बोया था, इसकी फसल इसकी अपनी बहन काट रही थी। फूफो का जिगर फटने लगा। इन्हें अपनी कही हुई बातें याद आने लगी जब वो हिबा को बदकिरदार कह रही थी। ये मकाफाते अमल था जो इतनी जल्दी इनके दरवाजे पर दस्तक दे गया था। घर के हालात बदल चुके थे। फूफो ने अपनी बेटी की हालत देखकर ज़ारो कतार रो रही थी और बार बार हिबा के पास आकर माफी मांग रही थी। हिबा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बद्दुआ ली। आज मेरी अपनी बेटी इसी हाल में है। वो हिबा के कदमों में बैठ गई। हिबा ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और अपनी फूफो को गले लगा लिया। फूफो, अल्लाह सबको हदायत दे, मैंने आपको माफ किया। अरमान हिबा का हाथ थामकर इससे वापस अपने फ्लैट की तरफ ले जाने लगा। अब इनके दरमियान नफरत की कोई दीवार नहीं थी। अरमान ने चलते चलते चाचू से कहा, अब्बू, हिबा अब मेरी अमानत है, मैं इसे वो खुशियां दूंगा जो ये भूल चुकी है। गाड़ी में बैठते अरमान ने हिबा का हाथ चूमा। आज से एक नई जिंदगी शुरू होती है हिबा, जहां से तुम हो, मैं हूं और हमारा आने वाला बच्चा। हिबा ने सुकून का एक तवील सांस लिया। इसे लग रहा था कि इसके माथे से बदनामी का दाग हमेशा के लिए धुल गया है। अरमान और हिबा की जिंदगी में सुकून की पहली किरण इस वक्त नमूदार हुई जब खानदान के तमाम बड़ों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। मगर अभी आजमाइश के कई कड़े मराहिल बाकी थे, क्योंकि फूफो अपनी बेटी की हालत देखकर और बेटे के जेल जाने पर हिबा को ही इस तमाम बर्बादी का जिम्मेदार समझ रही थी। अरमान ने हिबा को दोबारा अपने घर लाने के बाद इससे वो तमाम हकूक और इज्जत दी जिसकी वो हकदार थी। वो अब इसके लिए सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि इसका मुहाफिज बन चुका था। जब हिबा के हमल के आखिरी महीने करीब आए तो अरमान ने अपनी तमाम तर तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। वो रातों को जाकर इसकी तकलीफ बांटता और इसे एहसास दिलाता कि आने वाला बच्चा इनकी मोहब्बत की नई पहचान बनेगा, ना कि किसी माजी के जख्म का निशान। दूसरी तरफ अदील की बहन सदमे से पागल हो रही थी और फूफो बार बार हिबा के घर वावेला करती कि इनके घर की बर्बादी हिबा की नहुसत की वजह से हुई है। लेकिन अरमान एक चट्टान की तरह हिबा के सामने खड़ा हो जाता और किसी को इस पर उंगली उठाने की इजाजत न देता। एक रात हिबा की तबीयत शदीद बिगड़ गई और इसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां अरमान ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन रात गुजारी। वह अस्पताल की राहदारियों में जाए नमाज बिछाए हिबा और इसके बच्चे की सलामती के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था। जब नर्स ने आकर अपने इसे बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो अरमान की आंखों में शुक्राने के आंसू जारी हो गए। इसने बच्चे को गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे इसने अपनी तमाम तर नफरतों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। हिबा ने पहली बार अरमान की गोद में अपने बच्चे को देखा तो इसे यकीन आ गया कि इसका सब्र रंग लाया है। अदील को अदालत से इबरतनाक सजा सुनाई गई और इसकी अपनी बहन की हालत देखकर वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत की दुआएं मांगने लगा। ये वही मकाफाते अमल था जिसका जिक्र अरमान अक्सर किया करता था। फूफो ने जब देखा कि इनका अपना बेटा बर्बाद हो चुका और बेटी की जिंदगी बेजीरन है तो आखिरकार इनका गरूर टूट गया और वो एक बार फिर हिबा के कदमों में आ गिरी। इस बार इनकी माफी में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची नदामत थी। इन्होंने इतराफ किया कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती है और इन्होंने हिबा के साथ जो किया वही इनके सामने आ गया। हिबा ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए इन्हें माफ कर दिया और खानदान के तमाम बिखरे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ने लगे। चाचू और तायाबू ने मिलकर अदील की बहन का इलाज करवाया और इसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की, जबकि अरमान ने हिबा के साथ मिलकर एक नया घर बनाया जहां माजी की तलखियों के लिए कोई जगह न थी। कहानी के आखिरी मंजर में अरमान और हिबा अपने बेटे के साथ बाग में बैठे थे। सूरज ढल रहा था मगर इनकी जिंदगी में उम्मीद का एक नया सूरज तुलू हो चुका था। अरमान ने हिबा का हाथ थामकर इससे यकीन दिलाया कि दुनिया चाहे कितनी जालिम क्यों ना हो, अगर शौहर अपनी बीवी का मान बनकर खड़ा हो जाए तो कोई ताकत इससे गिरा नहीं सकती। हिबा के माथे पर बेगुनाही का वो नूर था जो इसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था और वो दोनों अपने माजी को भुलाकर एक खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा चुके थे जहां अब से मोहब्बत, एतबार और एक दूसरे का साथ था।